कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आपने चैनल को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और कोशिका के ऊपर हमारी बातें चल रही थी। कोशिका की बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं केंद्रक से। पुरानी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देखना जरूर, क्योंकि नई चीज तभी समझ में आएगी जब पुरानी चीजें समझ में आएंगी। तो केंद्रक से स्टार्ट करते हैं और बात करें केंद्रक को देखने की कि सबसे पहले केंद्रक को देखा किसने। देखो अभी तक जो भी बातें की है वो देखने, खोजने, शब्दों पे की है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखा किसने किसने देखा था? ल्यूवेनहोक ने देखा था। सबसे पहले किसने देखा बेटा? ल्यूवेनहोक ने देखा था। और कहां देखा था? मछली की आरबीसी में, लाल रक्त कणिकाओं में देखा था अपने पास में। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो आरबीसी जो है वो केंद्रक के अपवाद मानी जाती है, अर्थात स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी होती है, वहां पर केंद्रक नहीं पाया जाता है। विस्तृत अध्ययन की बात करें या खोजकर्ता की बात करें तो कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये दोनों सिमिलरिटीज हो जाते हैं, इसलिए हमें याद रखना है केंद्रक की खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने? रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक की खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने? रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक बेसिकली हमारे पास में आनुवांशिकता के अंतर्गत योगदान देता है। आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। और ये योगदान किसने दिया कि हाँ भाई केंद्रक का आनुवांशिकता में योगदान है? ये किसने बताया? हेमरलिंग ने बताया। किसने बताया? हेमरलिंग ने बताया। और हेमरलिंग ने अपना कार्य किस पे किया बेटा? एसिटाबुलेरिया शैवाल पे किया। किस पे किया? एसिटाबुलेरिया शैवाल पर किया था। ठीक है। कोशिका का नियंत्रण अर्थात कोशिका को कंट्रोल्ड कौन करता है? कोशिका का संस्थापक कौन है? या मैं छोटे से शब्द में कहूं ब्रेन ऑफ सेल कौन है? ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क कौन है? केंद्रक है। अर्थात कहने का मतलब यह है केंद्रक ही जो होता है वो कोशिका को कंप्लीटली कंट्रोल्ड करता है। हमारे पास पहले भी बात हुई थी कि जो लाइसोसोम होता है वो सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। जब कोई अन्य अंग काम नहीं करता है तो उसको काम कौन करवाता है? लाइसोसोम। लेकिन हम पहले बात ये भी किए थे कि उसको समझाता कौन है? सबसे पहले केंद्रक। और जब केंद्रक की बात नहीं मानी जाती है तब कौन आता है? लाइसोसोम। तो सबसे पहले कौन आएगा? केंद्रक आएगा। इसीलिए हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका को कंप्लीटली कंट्रोल करने का काम जो होता है वो किसका होता है? केंद्रक का होता है। आगे हम देखो इसकी बात करें, कोशिका का सबसे बड़ा घटक क्या है? अर्थात कोशिका का सबसे बड़े घटकों में बात करें तो वहां कौन आएगा? केंद्रक आएगा। कौन आएगा? केंद्रक आएगा। इसके अलावा अपवाद बात करें तो स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में, फ्लोएम की चालनी कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसके अलावा हम बात करें आकृति की तो आकृति जो है वो जीवों के आधार पर डिपेंड करती है। अलग अलग आकृति के होते हैं लेकिन बेसिकली केंद्रक की आकृति कैसी होती है? अंडाकार या गोलाकार होती है, अर्थात राउंड शेप्ड होती है। इसके अलावा आकार की बात करें तो आकार भी जीवों पर डिपेंड करता है, लेकिन हम बेसिकली मान के चलें 5 से 30 म्यू जो होता है वो केंद्रक का आकार होता है। एक संगठन की बात करें कि केंद्रक किन किन से मिलकर बना होता है तो केंद्रक में हमारे पास में प्रोटीन 80% होती है, डीएनए 12% होता है, आरएनए 5% होता है और लिपिड कितना होता है? 3% होता है। तो ये हमारे पास में केंद्रक की क्या होती है? एक रासायनिक संगठन की बात कर सकते हैं जिनसे ये जुड़े हुए होते हैं। और कुल मिलाकर थोड़ी देर पहले बात हुई कि नियंत्रण बात कर रहे थे, केंद्रक की बात कर रहे थे। केंद्रक कोशिका को कंट्रोल करता है और केंद्रक जो होता है वो अन्य जो अंग है हमारे पास में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, राइबोसोम है, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? केंद्रक कर रहा है।
ठीक है। अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको कौन करवाता है? केंद्रक करवाता है। अगर वो केंद्रक की बात नहीं मानते हैं तो फिर कौन आता है? लाइसोसोम आता है। तो ये हमारे पास में केंद्रक का छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम इसके पार्ट की बात करेंगे, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। केंद्रक की संरचना की बात करते हैं। केंद्रक की बातें हो चुकी है अपने पास में, अब संरचना की बातें करते हैं। संरचना क्या कहती है? तो सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं, और बाहर की बात करें तो चारों तरफ एक आवरण दिख रहा है हमारे पास में रेड रेड सा, उसे हम कहते हैं केंद्रक कला। क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो केंद्रक कला होती है इसको हम कैरियोथीका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैरियोथीका। और क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोलेमा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोलेमा कह सकते हैं। दूसरी बात करें बनी किससे होती है, तो सेम कोशिका झिल्ली के अकॉर्डिंग। और कोशिका झिल्ली किससे बनी थी? प्रोटीन व लिपिड से। तो हम भी यहां लिख सकते हैं कि ये किससे बनी होती है? बनी होती है तो ये लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। दूसरी बात करें इनके बीच में, अर्थात ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर हो गई। देखो यहां लिख दे आउटर और यहां लिख दे हम इनर। इन दोनों के बीच में खाली स्थान है। देखो ये खाली स्थान रहा, और ये खाली स्थान कहलाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या कहलाता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। और इसका आकार करीब 100 से 300 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 100 से 300 एंगस्ट्रॉम होता है। ये तो था हमारे पास चारों तरफ का आवरण। दूसरी हम बात करें केंद्रिका की। किसकी बात करें? केंद्रिका की। और केंद्रिका को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये बीच में है हमारे पास। इस न्यूक्लियोलस की बात करें तो इसकी जो खोज थी, इसकी जो खोज थी हमारे पास में, खोज की बात करें तो खोजा था हमारे पास में फोंटाना ने। किसने खोजा? फोंटाना ने। कहां खोजा था? ईल की त्वचा कोशिकाओं। शब्द किसने दिया? बोमेन ने। शब्द किसने दिया? बोमेन ने। केंद्रिका जो होती है बेसिकली न्यूक्लियस में कहां जुड़ी होती है? तो हम लिख सकते हैं नोड क्षेत्र पर जुड़ी होती है। कहां जुड़ी होती है? नोड क्षेत्र पर जुड़ी होती है। नोर की बात करें फुल फॉर्म की, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, और आर का हो गया रीजन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, केंद्रकीय संगठन क्षेत्र। जहां केंद्रकीय संगठन क्षेत्र का निर्माण होता है, जहां केंद्रक का निर्माण होता है, वहीं पर केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका की संख्या की बात करें, देखो केंद्रिका की संख्या जो होती है वैसे तो हमारे पास 2 है, या ज्यादा से ज्यादा हम बात करें तो एक केंद्रक में कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है। लेकिन उभयचरों की ऊसाइट की बात करें, उभयचरों की ऊसाइट की बात करें तो वहां कितनी होती है? 2000 होती है। कितनी होती है? 2000 संख्या में पाई जाती है। अपवादों की यहां हम बात करें तो इनके जो अपवाद हैं, प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं हैं, स्पर्म है, ठीक है। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे इनकी क्या है? अपवाद है। कार्यों की बात करें तो इस न्यूक्लियोलस का मेन कार्य हम बात करें तो कार्य जो होगा इनका, देखो इनके कार्य की बात करें, ये आरएनए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है?
आरआरएनए का निर्माण करता है। अर्थात ये आरआरएनए है तो याद करो राइबोसोम को, तो वहां हमने कहा था राइबोसोम के निर्माण के लिए आरआरएनए व प्रोटीन चाहिए होती है। तो ये जो आरआरएनए बन रहा है वो कहां से बन रहा है? केंद्रिका से। और इसी केंद्रिका को हम राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। इसी केंद्रिका को क्या कहते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। ये हमारे पास में क्या होता है? केंद्रिका की होती है। यहां हमने जो 5 बात की है, ये जो केंद्रिका है मानव की कायिक कोशिकाओं में पाई जाती है। अर्थात 5 केंद्रिकाएं मानव की कायिक कोशिकाओं में पाई जाती है। उभयचरों की ऊसाइट में 2000 पाई जाती है। ये होता है हमारे पास में केंद्रक की। ठीक है। और अगर हम बात करें यहां पे, तो हम यहां पे क्रोमेटिन धागों की बात कर सकते हैं। किनकी बात कर सकते हैं? क्रोमेटिन धागों की बात कर सकते हैं। और ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं ये बेसिकली हमारे पास बने होते हैं डीएनए से, आरएनए से और प्रोटीन से। अर्थात ये जो क्रोमेटिन धागे हैं ये डीएनए से बने होते हैं, ये आरएनए से बने होते हैं और ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो आरएनए जो होता है वो 1 से 5% होता है। कितना होता है? 1 से 5% होता है। डीएनए जो है वो 30 से 35% होता है। कितना होता है? 30 से 35% होता है। और प्रोटीन जो है वो खुद 2 भागों में बटी होती है। तो प्रोटीन जो है एक हिस्टोन होती है और एक क्या होती है? नॉन हिस्टोन होती है। एक तो हिस्टोन होती है और एक क्या होती है? नॉन हिस्टोन होती है। हिस्टोन की बात करें तो इसे हम 30 से 33 में बांट सकते हैं। किसमें? 30 से 33% में बांट सकते हैं। और नॉन हिस्टोन को हम 28% का दर्जा दे सकते हैं। किसका? 28% का। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये टोटल 5 प्रकार की होती है। H1 होती है, H2A होती है, H2B होती है, H3 होती है और क्या होती है? H4 होती है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव की होती है या क्षारीय प्रकृति की होती है। और ये क्षारीय किसकी वजह से होती है? आर्जिनिन की वजह से होती है। किनकी वजह से होती है? आर्जिनिन की वजह से होती है। ठीक है। आगे हम कार्यों की बात करें। इसके अलावा एक और बात करें, यहां पे छिद्र बनाया अपन ने, ये हमने देखो पेरी न्यूक्लियर स्पेस बनाया। इसके बाद में हम बात करें तो ये न्यूक्लियर पोर और डिस्क, ये दोनों जो होती है इनके बीच में, ये देखो न्यूक्लियर पोर के बीच में क्या बना हुआ है? एक डिस्क बना हुआ। ये जो डिस्क होता है ये कोशिका द्रव्य है और केंद्रक के बीच में पदार्थों का आवागमन करवाता है, एक रास्ता बनाता है। और कुछ मटेरियल कोशिका द्रव्य से केंद्रक में और केंद्रक से कोशिका द्रव्य में भेजता है। इसके बीच का जो भी मटेरियल है केंद्रक का उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है बेसिकली इसमें द्रव्य भरा होता है। ज्यादा इसमें भरा क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो डीएनए व आरएनए, एंजाइम, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब किस में भरा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में भरा होता है। और क्रोमेटिन धागों की बात करें तो क्रोमेटिन धागे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, एक यूक्रोमेटिन होते हैं। ये हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं आकार में मोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं? पतले होते हैं। ये परिधि की साइड में पाए जाते हैं, ये केंद्रक की साइड में पाए जाते हैं, केंद्रकीय भाग में पाए जाते हैं। ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं इनमें स्टोन प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। यूक्रोमेटिन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इस प्रकार से क्रोमेटिन धागे हमारे पास में 2 भागों में बटे होते हैं। केंद्रक की संरचना की बात हो गई, कार्यों की बात करेंगे। लेकिन एक बात है, ईश्वर ने मनुष्य को हृदय दिया है, एक परख दी है। और ये जो परख है ये आज के समय में बदल गई है। पहले लोग गुण व चरित्र देखते थे, लेकिन आज पोशाक देख करके जज करते हैं। या सीधी सी बात हम करें
तो उसके गुण व चरित्र का कोई योगदान नहीं है। चरित्र क्या है, गुण क्या है उसके, लेकिन अगर उसने अच्छे कपड़े पहने हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा ब्रांडेड आदमी, एक ब्रांडेड कंपनी के कपड़े पहन रखा है तो वो बहुत अच्छा है अपने पास। लेकिन ब्रांड चाहे कितनी भी बड़ी हो, गुण व चरित्र के आगे बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, तो कार्यों पे बात करें अपने पास में, तो देखो ये कार्य थे। तो देखो सबसे बड़ी बात करें स्टार्टिंग से, कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। क्यों है? ब्रेन ऑफ सेल है, कोशिका को नियंत्रण कर रहा है, इसलिए हमने क्या कह दिया? महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा हमने क्या लिखा? कोशिका विभाजन में सहायक है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है तो उसमें हमारे पास में केंद्रक का योगदान होता है। अर्थात कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, किस पे डिपेंड है? केंद्रक पे डिपेंड है। कोशिका को नियंत्रण कर रहा है, कोई पुराना हो गया है तो उसको नए में तब्दील करना है तो किस पे डिपेंड है? केंद्रक पे डिपेंड है। इसलिए हम क्या कह देंगे? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका के अन्य अंगों के निर्माण में सहायक है। कोशिका विभाजन कोशिका के अन्य अंगों के निर्माण में सहायक है। माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, डैमेज हो गया तो उसकी जगह नया बनेगा तो कौन बनवाएगा? केंद्रक बनवाएगा। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। अर्थात केंद्रक के अंतर्गत न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या प्रेजेंट है? डीएनए और आरएनए। ये क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम किसका है? केंद्रक का है। किसका है? केंद्रक का है। दूसरी बात करें, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करता है। प्रोटीन कितनी बनेगी, कितनी नहीं बनेगी, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, ये किस पे डिपेंड है? केंद्रक पे डिपेंड है। क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा था? राइबोसोम कर रहा था। कौन कर रहा था? राइबोसोम कर रहा था। और राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? केंद्रिका है। केंद्रिका किसका पार्ट है? केंद्रक का। इसलिए प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण भी कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, इसी के साथ इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की।